हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपना नया अध्याय चालू करने वाले हैं जिसका नाम है सूक्ष्म जीव। ये हमारा दूसरा अध्याय है। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। मित्र एवं शत्रु का मतलब क्या है? जो सूक्ष्म जीव मतलब जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे दोस्त भी होते हैं और हमारे दुश्मन भी होते हैं ना, दोनों तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने अपने आसपास स्थानों पर पौधे एवं जंतु सहित कई जीव देखे होंगे, परंतु ये कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। इन्हें क्या कहते हैं? ऐसे जीव जिनको हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, उनको सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड या रोटी जो होती है वो सड़ने लगती है तथा इसकी सतह पर काले धब्बे हो जाते हैं। सफ़ेद या काले धब्बे, फफूंद, है ना। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म रचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं ये रचनाएं क्या होती है बेटा? आवर्धक लेंस मतलब होता है माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो आप इन पे देखेंगे, इन पे आपको कुछ छोटी छोटी सी रचनाएं दिखाई देंगी। ठीक है, हाँ, अब हम पढ़ते हैं सूक्ष्म जीव होते क्या है। जीव होते क्या है? बगीचे अथवा मैदान में एक बीकर में थोड़ी सी आप गीली मिट्टी लीजिए और उसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। आप देखिए कि उसमें क्या है ना। या फिर क्या कीजिए, किसी तालाब पोखर की जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर उसको आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिए, तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? जब आप देखेंगे तो आपको बहुत छोटे छोटे जीव उसमें दिखाई देंगे। इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में क्या होते हैं? अनेक छोटे छोटे से सूक्ष्म जीव होते हैं, उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे हैं कि हम उन्हें अपनी सामान्य आँखों से नहीं देख सकते। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जाता है। आवर्धक लेंस मतलब एक ग्लास होता है जिसकी सहायता से आप देख सकते हो, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। मतलब जो सूक्ष्म जीवों को देखने वाला यंत्र होता है उसको सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप या फिर आप आवर्धक लेंस का उपयोग करते हो। ठीक है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात अब आती है बेटा। जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4। इनके 4 वर्ग होते हैं। पहला जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 से 2.4 में आपको दर्शाए गए हैं। ठीक है, अब विषाणु, वायरस क्या होते हैं? ये वायरस जो होते हैं ये बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। कोरोना चल रहा है ना, कोरोना क्या है? एक वायरस है ना, बहुत सूक्ष्म है, तभी तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिकाओं में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे जुखाम, फ्लू, अधिकतर खांसी जो होती है, ये विशेष रोग जो जैसे कि पीलिया, खसरा, ये सब हमको किसके कारण होता है? विषाणु मतलब वायरस के कारण होता है। अतिसार, मलेरिया जो होता है वो हमको प्रोटोजोआ के कारण होता है। टाइफाइड, क्षय जीवाणु द्वारा होने वाले रोग होते हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 और 7वीं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए आपको ये स्लाइड पर बताया गया है। देखिए इस तरीके से होते हैं ये जीवाणु, दिख रहे हैं? ये इस तरीके से ये क्षरनुमा जीवाणु और स्प्राइंकल मतलब गोल गोल घूमे हुए है ना। और यहाँ पर डायग्राम में देखो और आपको दिया हुआ है ये शैवाल है ना। क्या है? क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोकोरा, अमीबा। ठीक है, और क्या है अमीबा के अलावा? और आपको पैरामेशियम होता है, एपरजीनस होता है, पेनिसिलियम होता है
और ये राइजोपोज जो ब्रेड मोड पे होता है ना। इस तरीके के ये दिए गए हैं आपको डायग्राम सब, ठीक है। ये देखिए ये सब क्या है, ये जीवाणु, ये शैवाल है और ये प्रोटोजोआ है ना। ये प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ है, ये आपका कवक है, ठीक है दोनों। और इधर क्या है, इधर आपके ये ब्रेड में, ठीक है, ब्रेड मोल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होता है वायरस, ये होता है वायरस यानी विषाणु, ठीक है। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, अब ये जीव रहते कहाँ हैं, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। पढ़ते हैं सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो एक कोशिका होती है इनमें, जैसे जीवाणु, कुछ शैवाल, कुछ प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिकीय जीव जैसे शैवाल एवं कवक, ठीक है। कुछ क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं जैसे कि जीवाणु और शैवाल व प्रोटोजोआ, अथवा कुछ बहुकोशिकीय होते हैं जिसमें शैवाल और कवक आता है। यह बर्फीली शीत के उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थितियों में रह सकते हैं, मतलब ज़्यादा ठंड होगी तो भी रह लेंगे और गर्मी होगी तो भी रह लेंगे। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं खाने के लिए, जबकि कुछ जो होते हैं स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं, ठीक है। कवक जो होता है वो क्या होता है, ग्रुप में रहता है। 2 पॉइंट अब हम क्रियाकलाप 2.3 या सूक्ष्म जीव और हम पढ़ेंगे, ठीक है। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए क्या होते हैं, लाभकारी होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, जिनके कारण हमको कोई बीमारी या डिसीज हो सकती है। आइए अब हम क्या करें, इनके बारे में विस्तार से पढ़ें। मित्रत्व सूक्ष्म जीव जो हमारे मित्र होते हैं, कैसे हमारे ये मित्र की तरह काम करते हैं, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है, ठीक है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में, मतलब जो बियर वगैरह बनती है इनको बनाने में भी क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशिष्ट, विष्ठा इत्यादि। इनका अपघटन जीवाणुओं द्वारा ही होता है तथा हानिकारक पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ये हम क्या कर चुके हैं, ये आप इससे पहले वाले चैप्टर जब हम फसलें पढ़ रहे थे उस समय आपने पढ़ा था, ठीक है। दही एवं ब्रेड का बनना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दही और ब्रेड का बनना। कैसे बनती है दही और ब्रेड, आप कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हो कि जीवाणु दूध को दही में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, है ना, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हुआ। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस नाम का सूक्ष्म जीवाणु होता है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। रवा, सूजी, इडली एवं भटूरे एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है। जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे में किण्वन में
सहायक होते हैं, उसको फुलाने में मदद करते हैं, जिससे इडली व डोसा बनता है। ठीक है, अब क्रियाकलाप 2.3 पढ़ेंगे हम लोग। क्रियाकलाप 2.3। एक बर्तन में आधा किलो आटा तथा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमको, इसमें थोड़ी एक चुटकी मात्रा में ईस्ट का पाउडर डाल दो। ठीक है, ईस्ट का पाउडर से इसे अच्छी तरीके से क्या कर लो, गूँथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं कि आटा जो गूँथा था आपने, उससे देखो वो 2 घंटे बाद डबल हो गया है ना। पहले सिर्फ इतना था, लेकिन अब देखो वो क्या पूरा बर्तन भर के हो गया, मतलब आटा क्या हो गया, उठ गया। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का क्या करते हैं, आयतन को बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग का आधार है, जिससे ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक भी बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग बड़े स्तर पर, मतलब बिजनेस कैसे होता है सूक्ष्म जीवों से क्या क्या बनता है जिनसे बिजनेस होता है बड़े स्तर पर। शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में से ईस्ट द्वारा अल्कोहल व शराब का उत्पादन किया जाता है। जैसे क्रियाकलाप 2.4 देखिए, 500 ml का एक बीकर लेके उसका 3-4 भाग जल भरिए। इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। इसे 4 से 5 घंटे के लिए गर्म स्थान पर ढककर रख दीजिए। अब विलयन को सूंघ लीजिए कि उसमें से कैसी स्मेल आएगी, उसमें से अल्कोहल जैसी स्मेल आएगी। यह गंध अल्कोहल की है। किसकी है, अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण हुई है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। लुईस पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। किसने की थी किण्वन की खोज, लुईस पाश्चर ने 1857 में की थी। अब आगे है हमारा, सूक्ष्म जीवों से कैसे औषधि बनाई जाती है, मेडिसिन कैसे बनाई जाती है। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। क्या देते हैं, पेनिसिलिन का इंजेक्शन, अथवा कोई अतिरिक्त प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक देते हैं। इन औषधियों का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूक्ष्म जीव। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या करती है, नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहा जाता है। आजकल जीवाणु और कवक अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे स्प्रेटोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एंथ्रोमाइसिन। सामान्य रूप से इनका उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणुओं से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक को उत्पादित किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों से लड़ने में चिकित्सा में उपयोग किया जाता है ना। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग किया। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्करी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को क्या कर रही है, रोक रही है। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से उन्होंने क्या बना दी, पेनिसिलिन। क्या बना दी, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैवी मिलाए जाते हैं। इसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोगों को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही हमें कोई भी
प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक दवाई लेनी चाहिए। उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक को समय पर नहीं लेंगे तो जब उसकी आवश्यकता नहीं है तो उस अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। मतलब एक बार अगर आपने एंटीबायोटिक की कोई बॉटल खोल ली तो आपको उसका कोर्स पूरा करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि आप दूसरी बार अगर बीमार होंगे तो उसमें वो एंटीबायोटिक नहीं बन पाएगा और आपका शरीर इतना जल्दी से स्वस्थ नहीं हो पाएगा। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ले ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणुओं को भी क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। ठीक है। वैक्सीन क्या होता है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैक्सीन। अभी सबको कोरोना की वैक्सीन लग रही है ना? क्यों लग रही है? ताकि हम कोरोना से लड़ सकें, हमारी बॉडी में उसके प्रति एंटीबॉडी बन सके और वो एंटीबॉडी क्या करेगी, कोरोना वायरस अगर हमारे बॉडी में जाएगा तो उसको किल कर देगी, है ना। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? आप सबको भी टीके लगे होंगे, अपनी मम्मियों से पूछना। आप छोटों से 10 साल तक 5 साल तक आप लोगों को अलग अलग तरह के टीके लगते हैं ताकि आप बीमार ना हो। ठीक है। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए, है ना। अतः यदि मृत अवस्था निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षी रूप करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। मतलब अगर क्या होगा, अगर हमारे शरीर में प्रतिरक्षी होगी, मतलब उसकी वैक्सीन अगर हमारे शरीर में लगी हुई होगी तो क्या करेगा, वो उस डिसीज़ को, उस वायरस को पहचान लेगी, है ना। जैसे हमने वैक्सीन लगाई, ठीक है। अब कोरोना की वैक्सीन हमें लग गई तो क्या होगा कि कोरोना वायरस अगर हमारी बॉडी में एंट्री करेगा तो हमारी बॉडी अपने आप उस वैक्सीन से ऐसी एंटीबॉडी बना रही है कि अगर कोरोना वायरस आया तो उसको पहचान लेगी और उसको वहीं पर क्या कर देगी, वो किल करेगी, ख़त्म करेगी तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से सदा के लिए हमारी रक्षा करती है। इस प्रकार टीका कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन के द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, ध्यान रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा के लिए क्या लगी होगी? वैक्सीन लगी होगी। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं कि आपको किस किस के लिए लगी? देखो, पीलिया आपको पोलियो के लिए लगती है ना, टाइफाइड के लिए लगती है, हैजा, चेचक, टीवी, इन सब से बीमारियों के लिए आपको आजकल कैंसर का भी टीका आ गया है, तो इन सब के लिए लगती है। इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए अपने टेलीविज़न एवं समाचार में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन पल्स पोलियो देखें। पोलियो की ड्रॉप बच्चों को दिए जाने पर वास्तव में एक टीका या वैक्सीन ही है जो आपको 2 बूंद पिलाई जाती है ना, बोलते हैं ना 2 बूंद जिंदगी की पोलियो, ताकि उससे क्या हो, आपके हाथ पैर जो है वो कभी भी हैंडीकैप नहीं होंगे, है ना। ठीक है। चेचक के विरुद्ध वे विश्वव्यापी अभियान चलाया गया जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। चेचक एक बीमारी होती थी जिसमें मुंह पे खड्डे खड्डे हो जाते थे, ठीक है। उसके लिए आजकल सूक्ष्म जीवों के टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जा रहा है जिससे मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया भी जा सकता है। इसलिए क्या होता है, वैक्सीनेशन ज़रूरी है। सबको वैक्सीनेशन तो कराना ही चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।